नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 5वें चरण का लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। मतदान का प्रतिशत लगातार गिर रहा है। आखिर मतदान दाताओं में, जो मतदान देने वाले लोग हैं, उसमें उत्साह है या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इन 5 चरणों के चुनाव में जिन जिन जगहों पे चुनाव, जिन लोकसभा, जिन संसदीय क्षेत्रों में चुनाव हुआ है, आखिर वहाँ कौन आगे और कौन पीछे, ये तो ठप्पा मार के हम नहीं कह सकते। लेकिन जो सुनने में आ रहा है, जो लोगों से इनपुट आ रहा है, जो हमारे संवाददाता जिला से बता रहे हैं, या हम लोग खुद घूम रहे हैं और बाकी जगहों पर जा रहे हैं, उन बातों के आधार पर, उन सोर्सेज के आधार पर, सूत्रों के आधार पर आखिर लगता क्या है। राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, प्रतिदावे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलग दावे हैं, चूँकि प्रधानमंत्री 2-2 बार यहाँ आ चुके हैं, 2-2 बार यहाँ रह चुके हैं। आ तो कई बार चुके हैं, लेकिन 2-2 बार वे यहाँ प्रवास कर चुके हैं। फिलहाल तो कल ही आए थे, और सुशील मोदी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से लेकर के राजनीतिक जो मुकाम उन्होंने हासिल किया, बड़े नेता थे, उनका निधन हुआ तो उस पर आए थे, उनके घर भी गए। और आज वो बिहार में कई जनसभाओं को अपने प्रत्याशियों के लिए अंजाम भी कर रहे हैं। और वहाँ उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी हमला और तेजस्वी यादव पर हमला, जैसे पहले के जनसभा चुनाव में करते थे, वैसे कर रहे हैं। अब सवाल तो ये उठता है कि सियासत में दावे प्रतिदावे तो अपने अपने हिसाब से किए जा रहे हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में चुनाव हो चुके हैं वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल तो आएगा 1 तारीख को, लेकिन क्या परिस्थितियां बन रही है, क्या गपशप चल रहा है राजनीतिक गलियारों में, या पत्रकार, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका क्या कहना है, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदर्शन हैं, उनसे भी पूछेंगे कि ये जो 24 है उस पर किस दल को, मतलब कौन सा दल मैदान मारने की स्थिति में है, कौन सा दल सियासत को समझ लिया है और उसकी पकड़ बन गई है। क्या फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी 39 सीटों पर, जो बहुत बेटर कर चुके 2019 में, वैसा कुछ आंकड़ा, फिर जादुई आंकड़ा छू पाएगी, या जो अमूमन आप किसी से भी पूछेगा, अरे भाई महागठबंधन मतलब 8-10 सीट जीत लेगा, ऐसे ही लोग बोलते हैं। नहीं, ये एक आम भाषा है जो आप लेमन से भी सुन सकते हैं। जिनको राजनीति का ज्ञान नहीं है, लेमन में उन्हीं के लिए शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। हमारे साथ प्रियदर्शन है। प्रियदर्शन, दावे प्रतिदावे तो चूंकि राजनीतिक दल हैं, जब तक परिणाम नहीं आता है कोई पीछे जाएगा नहीं, है ना। जी। सब ताल ठोक रहे हैं, भाई हम इसमें निकल गए, इसमें निकल गए, इसमें निकल गए। लेकिन आपको क्या लगता है, औरंगाबाद, जमुई, नवादा गया, प्रथम चरण था जी, है ना। फिर दूसरे चरण में पूर्णिया से लेके बांका तक, कटिहार, किशनगंज, ये सीट थी। कल भी हमने सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर कह रहे, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, मधुबनी, सारण का चुनाव देखा। तो ये पूरे चुनाव को आप देखने के बाद, थोड़ा सा पहले से चलेंगे आप, क्या लगता है आपको कि क्या किसको एज मिल रहा है। जीतने हारने की बात तो हम लोग कर नहीं सकते, जीतने हारने की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो बातें आपने एक लाइन कही ना, कि आम लोगों में भी ये चर्चा जरूर है कि इस बार तो महागठबंधन 8-10 सीट ले लेगी। हाँ, आखिर आम लोगों में चर्चा क्यों है, ये तो सवाल है ना, कि आम लोगों में ये जरूर चर्चा है कि 8-10 सीट ले लेगी, यानी कि कहीं न कहीं से कुछ सीटें तो महागठबंधन को जा रही हैं। ऐसे भी वर्ष 2019 के चुनावों की तुलना में वर्ष 2024 की अगर हम बात करें तो यह कहा जा सकता है कि एनडीए के लिए वर्ष 2019 स्वर्णिम काल रहा था, जब 40 में से 39 लोकसभा की सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। तब वहाँ से ऊपर जाना तो 40 की 40 है, तो 100% स्ट्राइक रेट लाना शायद इस बार तो मुश्किल ही है। तो अब तो जाएंगे नीचे ही, या वहीं बरकरार रहेंगे वो। और उनके मुकाबले में जो प्रतिद्वंदी है, यानी महागठबंधन है, तो 2019 की तुलना में 2024 में तमाम जो राजनीतिक परिदृश्य हैं वो भी बदले हुए हैं। उनके लिए खोना कुछ नहीं है, और पाने के लिए इसलिए है क्योंकि अगर हम सब देखें तो 2019 के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल अलग चुनाव लड़ रही थी, उस चुनाव में वामपंथी दल अलग चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस अलग बैसाखियों के सहारे चुनाव मैदान में उतरी हुई थी।
इस बार स्थिति है कि ये तीनों एक साथ हो गए। इतना ही नहीं, ये इम्पोर्टेंट उस चुनाव में अगर आप याद करें तो जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उन्होंने भी मायावती और ओवैसी के साथ मिलकर के एक अलग सियासी खेल खेला था। तो एक वहाँ पर चौथा कोण वो भी बना रहे थे, लेकिन इस बार वो एनडीए की ओर आ गए हैं। तो एनडीए को कुछ नए साथी मिले या कहें कि पुराने साथियों की घर वापसी हो गई है। तो दूसरी ओर जो महागठबंधन है उसमें वो काफ़ी मजबूती से जो एकजुटता दिखाई, कुशवाहा और मांझी इधर आ गए। तो इसका एक असर पड़ा है। ये असर है जिसका एक आम बोलचाल की भाषा में हो चुका है कि महागठबंधन तो 8-10 सीट पर ला रही है। और अगर हम आंकड़ों के हिसाब से भी देखें ना तो आंकड़े भी कुछ वैसा ही संकेत देते हैं। जैसे पहले चरण में जब औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में चुनाव हुए तो उन चुनावों के दौरान संभवतः तब एनडीए को लेकर के इस प्रकार का आक्रोश नहीं दिखा था। जो हम आक्रोश तो नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो वहाँ के स्थानीय जो प्रत्याशी थे उन प्रत्याशियों को लेकर के कई जगह कुछ बदलाव भी हुए। जैसे गया में प्रत्याशी बदल गए, जैसे जमुई में प्रत्याशी बदल गए, नवादा में प्रत्याशी बदल गए। तो पहले चरण के अगर हम चुनाव में देखें तो तीनों जगहों पर जो एनडीए के सांसद प्रत्याशी बदल गए, उनमें 4 में 3 जगहों पर प्रत्याशी बदल गए। ये तो गठबंधन का असर था, गया में गठबंधन का असर था, चूंकि मांझी आ गए थे तो नवादा में बदल गई, वहाँ भी गठबंधन का असर था। और विवेक ठाकुर को टिकट दे दिया गया जो राज्यसभा सांसद थे। हालांकि विरोध भी हुआ, अंतरकलह भी हुआ। और जमुई में भी वही स्थिति, जमुई में फिर वही गठबंधन में तो पिछली बार भी चिराग थे, लेकिन जो उनके चाचा से उनका विरोध हुआ उसके बाद चाचा हट जाते हैं। चाचा को एक भी सीट उनकी पार्टी को नहीं मिला, पार्टी ही टूट गई बीच में ना। 19 के बाद तो पार्टी ही टूट गई बीच में। पहले चरण का जो चुनाव हुआ ना, पहले चरण के चुनाव में ये देखने को मिला कि 5 में से 3 सीटों पर एनडीए ने अपने प्रत्याशी बदल दिए थे, कारण जो भी रहे। नतीजा रहा कि तमाम समीकरण बदल गए वहाँ पे मतदान करने के दौरान। तो संभव है कि उस दौरान वहाँ पे अलग किस्म के परिदृश्य दिखे। और इन चुनावों में इसका एंटी इनकम्बेंसी हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर तो प्रत्याशी ही नहीं रहे ना, प्रत्याशी ही बदल गए। तो अब जो भी होना था नए सिरे से हुआ। तो वहाँ पे एज तो बार बार दिया गया कि एनडीए को ही एज गया तमाम जगहों पर, क्योंकि प्रत्याशी ही नए थे, चीज़ें नई थी, लोग नए वादे करके चुनाव मैदान में उतरे थे। आप तो स्वयं जाकर के पूरा का पूरा, चाहे औरंगाबाद हो, गया हो, नवादा हो, तमाम जगहों पर आप स्वयं ज़मीन पर देख करके आए कि कैसे वहाँ पर चाहे केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लेकर के वहाँ पे बात कर रहे थे, या फिर प्रत्याशियों को लेकर के वो कह रहे थे कि प्रत्याशी से नहीं, हमें तो केंद्र से मतलब है। तो ये चीज़ें दिखी। तो उसमें एज तो पहले चरण में एनडीए को ही गया। बात दूसरे चरण से शुरू हुई जब दूसरे चरण में सीमांचल के इलाकों में चुनाव हुआ, जैसे किशनगंज, आपको भी याद होगा, और ये आंकड़े भी हैं, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका। और इनमें से केवल किशनगंज की एक सीट थी जहां पर कि कांग्रेस के मोहम्मद जावेद वर्ष 2019 में सांसद के तौर पर जीते थे। कटिहार में मात्र 57,000 के वोटों के अंतर से जेडीयू प्रत्याशी की वहां पे जीत हुई थी, दुलालचंद गोस्वामी की। पूर्णिया की सीट पर पप्पू यादव चुनाव मैदान में उतरे तो पूरा का पूरा समीकरण बदल गया। इसी तरीके से भागलपुर की जो सीट है वो इस बार कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस ने वहाँ से अजीत शर्मा को उम्मीदवार बना दिया। तो वहाँ पे तमाम जो वोटों की गोलबंदी थी, जो सवर्ण मतदाताओं का माना जाता था कि वह एनडीए के पक्षधर रहे हैं, तो उसमें एक बड़ी टूट हुई है। साथ ही साथ बांका की अगर हम सीट करें तो 2 यादवों के बीच वहाँ पर मुकाबला रहा, जयप्रकाश नारायण यादव और गिरधारी यादव के बीच में। तो ये हम सब लोग कह सकते हैं कि जो दूसरे चरण का चुनाव हुआ ना, ये चरण का चुनाव काफ़ी रोचक और रोमांचक रहा है। चूँकि मैं सीमांचल इलाके में 7 दिन रहा था जी, और मैंने कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, कटिहार, भागलपुर, बांका, मैंने करीब जगहों का मैंने मतलब लोगों से मैंने मुलाकातें की थी। तो एक चीज़ जो मैंने आपको भी बताया था कि इन जगहों पर भी चूँकि अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या काफ़ी है। जी बिल्कुल। तो पूर्णिया के सिनेरियो को थोड़ा अलग कर लें, चूँकि तेजस्वी यादव ने वहाँ बाजाप्ता कैंप किया पप्पू यादव को हराने के लिए। जी, पप्पू यादव बागी उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो गए। पप्पू यादव मिले जा कर के तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद यादव से जा कर के शामिल हो जाते हैं वहाँ। हालांकि पप्पू यादव अपना अपना तर्क दे रहे हैं। इन्हें ये चीज़ बुरा लगा कि हम जब मधेपुरा कह रहे हैं, पार्टी मधेपुरा कर रही, तो आप इसमें शामिल होइए, मधेपुरा से लड़िए। जी। तो दूसरी तरफ पप्पू यादव वहाँ शामिल होते हैं, उसका वीडियो वगैरह सब आया। लेकिन वो वहाँ से बीमा भारती जो जनता दल यू की थी विधायक, वो टूट करके राजद में चली जाती हैं और बीमा भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार बना दिया जाता है, जो वहीं से आती हैं, रुपौली से। हाँ, रुपौली से वो विधायक हैं। उनके पति अवधेश मंडल पे कई तरह के आरोप हैं, वो बाहुबली और क्रिमिनल जो शब्द है उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो
रुपौली से उनको बनाया गया, तो ये त्रिकोणात्मक संघर्ष वहाँ हो गया। अब पूर्णिया में देखने वाली बात होगी कि पप्पू यादव, हालांकि संतोष कुशवाहा या को लेकर के, जैसे मैंने शुरू में जो बताया कि मोदी नाम केवलम और उनकी जो सरकारी योजनाएं हैं उस पर वो चुनाव लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ पप्पू जो वहाँ 9 महीने से रेगुलर काम कर रहे थे, लोगों के बीच में थे, तो लोगों को लगता था कि हमारे लिए सहज उपलब्ध है, बात कर लेता है, हर मौके पे हम बताते हैं तो हमारी सहायता कर देता है। बीमा भारती चूँकि अचानक कूदी थी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का बैकअप था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस ढंग से लड़ाई संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच में है, क्योंकि मोदी का अपना एक जो वोट बैंक है वो काम कर रहा है, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आपस में बट रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किसका मतदाता कितना किस बूथ पर मूव किया है, लेकिन किन कंटेस्ट यहाँ बना हुआ है। कटिहार दुलालचंद गोस्वामी थे, बिल्कुल दुलालचंद गोस्वामी के प्रति भारी उदासीनता थी, हाँ, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और तारिक अनवर वहाँ से वर्ष 1980 से लगातार दिग्गज नेता के तौर पर रहे हैं। उनके इलाके में लोग एग्रेसिव भी थे, लोग कटिहार को लेकर के कई तरह की बातें कर रहे हैं, किशनगंज को कई तरह की बातें कर रहे हैं, भागलपुर में भी, चूँकि एक कन्फ्यूजन जो क्रिएट है, जो मतदान का प्रतिशत गिरा है, तो सवाल तो यही ना कि मतदान केंद्र पर किसका जो मतदाता था वो नहीं पहुंचा जी, कौन सा मतदाता नहीं पहुंचा, ये तो सवाल है ना, मूल सवाल है। चूँकि वहाँ से अजीत शर्मा वहाँ से आते हैं और कई दफ़ा से सुशील मोदी भी वहाँ के विधायक सांसद रहे, शाहनवाज हुसैन रहे, अभी तो अजय मंडल हैं। तो अजय मंडल के बारे में कहा जाता है बहुत सीधे साधे हैं, साइकिल से कभी चलते हैं कभी कुछ हैं, उन पे कई तरह के आरोप उन्हीं के विधायक गोपाल मंडल ने भी लगाया। लेकिन किन कंटेस्ट सीट है वो फंसी हुई सीट है। तो भागलपुर की सीट को हम फंसी हुई मान सकते हैं, कटिहार की सीट को फंसी हुई सीट मान सकते हैं, किशनगंज की सीट में भी त्रिकोणात्मक मुकाबला है, AIM उसका लाभ जदयू को मिल जाए तो भी मुकाबला त्रिकोणीय कह सकते हैं, लेकिन मेन मुकाबले में वहाँ पे पप्पू और संतोष हैं, और संतोष को एज दिया जा रहा है। बांका में चूंकि आमने सामने की लड़ाई, पप्पू को एज दे रहे हैं, बांका में आमने सामने की लड़ाई थी, तो बांका में आमने सामने की लड़ाई में मौजूदा स्थिति भी वही कह सकते हैं। बांका में गिरधारी यादव के खिलाफ भी चूँकि अब लोगों से नहीं मिलिएगा, बाकी इनके पास तो क्या है भाई, ये तो सुरेंद्र यादव, जयप्रकाश नारायण यादव पहले वहाँ हुए थे, मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन जो जंगल राज का एक भय दिखाया जाता है, पूर्व का जो एक कैरेक्टर रहा है उसके बारे में कहा जाता है, आप प्रधानमंत्री को भी सुनिएगा या मुख्यमंत्री को भी सुनिएगा, तो वो इन बातों को लेकर के लोगों को डराते हैं। बाकायदा चुनाव प्रचार में यह नीतीश कुमार ने बताया भी कि आप तमाम जो जदयू के बीजेपी के एनडीए के कार्यकर्ता हैं वो लोगों को बताइए कि वर्ष 2005 के पहले का बिहार क्या था, लालू राबड़ी शासन में क्या था। ये तो बाकायदा चुनाव में भी जी हाँ। तो ये सेकेंड चरण के चुनाव में ये हम लोग कह सकते हैं कि मामला ज़्यादा उलझा हुआ सब प्रतीत हो रहा है। कई सीटों पर आमने सामने के मुकाबले में कौन किस पर बाजी मार ले ये तो 4 जून को पता चलेगा। और अगर हम तीसरे चरण के चुनाव में आ जाए, तीसरे चरण में आप आइए, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया है ना। झंझारपुर में गुलाब ज़्यादा बागी हो गए, बिल्कुल ठीक है ना। और इन्होंने जो था वो टिकट दे दिया किसको, गठबंधन के तहत अंतिम दौर में मुकेश सहनी को। हाँ, तो मुकेश सहनी तो मतलब वो इस सहनी परिवार को लेकर के अपना जो है अपनी बातें रखते रहते हैं। सन ऑफ मल्लाह नाम से विज्ञापन भी छपवाया, उसके बाद उन्होंने उस तरीके से मतलब वो अपनी राजनीति उनके अलग तरह के है, अलग तरीके की है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उनको तेजस्वी यादव का साथ मिल गया है और चुनाव प्रचार में जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं तो वहाँ जा रहे हैं। कई इलाकों में सहनी का अपना वोट बैंक है। अब इनके साथ है कि किसके साथ है तो वक्त बताएगा। लेकिन ये दावा करते हैं बीच में इन्होंने 9 जो जाति था उसको मिला करके अखबार में विज्ञापन छपवा दिया। लेकिन कहा जाता है कि सहनी, मल्लाह, नुनिया, उनिया सब अलग अलग लोग हैं, बिंद अलग लोग हैं। और उसमें कई एक बच्चू बिंद हैं जो चुनाव लड़ रहे थे लालू यादव के खिलाफ भी, तो इनसे भी कई लोग बागी हो चुके हैं। अब तो ये हो गया कि उसमें कोई नेता नहीं था, एक बड़ा चेहरा के तौर पे प्रस्तुत हो गए थे लोग। अभी जानते हैं मीडिया के माध्यम से इन्हें, लेकिन ये अपना दावा प्रतिदावा रख रहे हैं। वहाँ रामप्रीत मंडल जदयू के, हाँ, तो उनके लिए वो आसान हो गया काम। 3 लाख वोट से पिछली बार लोकसभा का चुनाव, उनके लिए वो आसान हो गया काम। जी ठीक है ना, बिल्कुल।
उनके लिए आसान हो गया कि काम। गुलाब यादव यहाँ पर बड़ा खेल कर सकते हैं। अररिया प्रदीप यादव है, वहाँ कहा जाता है कि दोनों भाइयों के बीच ही लड़ाई हो गई। बिल्कुल, राजद ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया शाहनवाज हाँ, को। अब सोचिए, एक भाई कुछ कर रहा है, एक भाई रो रहा है, बुक्का फाड़ के मंच पर ही रोने और लगता इतना ही है। नहीं, वहाँ से एक इनके जो आरजेडी के और पिछड़ा सीमांचल इलाके में एक चीज़ आपको समझना होगा, जी, वहाँ की जो परिस्थिति होती है ना, वो अल्पसंख्यक वर्सेस सदर हो जाता है। हाँ, यही मूल है। चूँकि वहाँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाता है। किशनगंज की स्थिति अररिया देखिए। में पिछला चुनाव इसी आधार पर हुआ। हाँ, और अभी भी है, अभी भी फैक्टर वो काम कर रहा और है। यही भारतीय जनता पार्टी के तो लिए अररिया एज में है। माइलेज, हाँ, मधेपुरा की जहाँ तक बात है, मतलब पता नहीं, राष्ट्रीय जनता दल ने चंद्रदीप यादव को उम्मीदवार बना दिया। जी, अब वो क्या किए हैं ये तो भगवान मालिक होगा। तो लालू प्रसाद यादव का अपना मधेपुरा से वो भी जीत चुके हैं, उनका अपना। शरद यादव से हाँ, लेकर कहा के- जाता है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का, तो गोप के नाम पे वहाँ दिनेश चंद्र यादव भी हैं। और इधर आप देखिएगा इनको चंद्रदीप यादव जो है, हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रदीप यादव जो थे उस जोड़ में थे। उस जोर में टिके। हाँ, और अगर हम चंद्र बात यादव। करें खगड़िया की सीट की, खगड़िया में बिल्कुल नए उम्मीदवार थे राजेश वर्मा। उधर से और भी नए उम्मीदवार हाँ, लेकिन जो कुछ बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो वहाँ के थे। तो शुरू के दौर में था कि होता है क्या कि आप लोजपा के उम्मीदवार थे, तो वहीं पर रामविलास पासवान जी का घर भी है जी। अलौली में, तो हमेशा जाते रहते थे। चिराग पासवान ने भी उस दिन अलौली में जाके वोट गिराया था। तो एक तो पासवान वोटों का समीकरण, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक, जी, ये काम कर रहा था वहाँ। और कहा जाता ना कि यहाँ तो कई तरह का तंत्र काम करता है। और मकबूल अली केशर ही अंतिम समय और में राजद वहाँ में चले खगड़िया आए थे। के जो संजय कुमार हैं। हाँ, वो तरह तरह की बात, मतलब राम मंदिर से लेकर के, और एक और कुछ उन्होंने कहा था, बड़ा अजीब बात उन्होंने कहा था जी, हाँ, तमाम चीज़ों को लेकर के उन पर- पाकिस्तान या चाइना हाँ, को लेकर जी। के इस तरह की कुछ बातें की। तो मतलब अपने पैर में अपने ही टांगा मारने वाली स्थिति कई लोग पैदा कर लेते हैं। यानी कि मजबूत उसमें उन्होंने से- तरीका से हाँ, मजबूत उन्होंने ही कर दिया। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ध्रुवीकरण स्वाभाविक तौर पे हो जा रहा है। जी, तो ये मतलब जुबान से आप जो चीज़ें चला रहे हैं वो आपके ही लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है, ये आप नहीं समझ पा रहे। लेकिन आप उन कामों को कर दे रहे हैं जिसकी वजह से राजेश वर्मा को एज मिल गया। और सुपौल में भी करीब करीब यही स्थिति हाँ रही। जी। तो तीसरे चरण के चुनाव में ये कह सकते हैं कि जहां दूसरे चरण का चुनाव एक दूसरे में आमने सामने का मुकाबला कर रहा, वहीं तीसरे चरण के चुनाव में एनडीए कई सीटों पर एज लेते हुए अलग अलग वजहों से आंकड़ों के हिसाब से दिख रही है। और अगर हम बात करें अब चौथा चरण तो आप थोड़ा थे, खुद भी कवर कर रहे थे, जी। आप उधर के वोटर भी थे, हम तो उधर गए थे, लेकिन थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालिए। जैसे पहले मुंगेर पे ही डाल लीजिए, वो आपका मुंगेर लोकसभा में क्षेत्र है। बिल्कुल, जैसे देखिए मुंगेर का लोकसभा क्षेत्र में जो इस बार की लड़ाई हुई ना, यहाँ पे जो लालू यादव ने वहाँ से कुमारी अनीता को उम्मीदवार बनाया। कुमारी अनीता कौन है? कुमारी अनीता अशोक महतो की 60 साल में ब्याही गई पत्नी है। अंतिम 17 साल जेल में रह करके अशोक महतो आए, अचानक से शादी करते हैं और शादी करके तो उसी के लिए और शादी की। उन्हें उसी तरीके से वरमाला पहने हुए दोनों लालू यादव के आवास जाते हैं, राबड़ी आवास में आज जाकर के, और वहाँ से टिकट लेकर के चले आते हैं। उसके बाद कई ऐसी बातें अशोक महतो ने कही जी, और उनके समर्थकों के द्वारा भी, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने भी चुनावी सभा के दौरान इनके खिलाफ गोलबंद हो जाओ, उनके खिलाफ ये गोलबंद हो जाओ। तो उन्होंने बड़ा अशोक महतो का जो वर्जन था, पता नहीं वो क्यों इस तरीके से मीडिया में बोल रहे थे, जातियों को लेकर के भी वो लगातार कुछ इस तरीके की पटांग बातें कर रहे थे जो एक पॉलिटिशियन नहीं करता था। और नहीं, इसका असर क्या रहा कि मुंगेर में एक तो जो जदयू के प्रत्याशी रहे ललन सिंह, उनके लिए एक बड़ा तबका गोलबंद हुआ। दूसरा, जिस तबके को गोलबंद करने के लिए अशोक लगातार लगे हुए थे वहाँ पर, वह गोलबंद होने से ज़्यादा क्या हुआ कि वह अपना यह मानने लगा कि आखिर हमारे नेता कौन है, नीतीश कुमार है या अशोक महतो? धानोकर कुर्मी में हमारे नेता तो इतना ही नहीं, वहाँ एक पीयूष प्रियदर्शी भी कैंडिडेट रहे जी, और वो धानुक समाज से आते हैं। वो बार बार गांव गांव घूम करके यह बता रहे थे कि धानुकों का नेता एक पढ़ा लिखा, बॉम्बे से के प्रसिद्ध कॉलेज से पढ़ लिख करके आया टेक्नीशियन होना चाहिए, जैसे नीतीश कुमार हैं इंजीनियर, कि आपका नेता वह व्यक्ति रहे जो कि 17 साल जेल में रह करके आया है। नतीजा हुआ कि मुंगेर में
काफ़ी अलग किस्म का जो मतदाता, अलग किस्म से मतदाता निकले, और जिस वर्ग को गोलबंद करने के लिए अगड़े पिछड़े की लड़ाई को लेकर के अशोक महतो ने करने की कोशिश की, वो दाव कह सकते हैं कि उल्टा पड़ा, और वहाँ पर अगड़े तो छोड़िए पिछड़े भी उनके खिलाफ हो गए, दलित उनके खिलाफ दिखा कई जगहों पर, तमाम जगहों पर नहीं कई जगहों पर। और संभवतः मुंगेर एक ऐसी सीट साबित होने जा रही है जिसमें चुनाव परिणाम के पहले ही जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल भी उसके बाद एग्रेसिव हुई और अलग अलग शिकायतें की, कि माना गया कि मुंगेर की सीट पर तो कहीं न कहीं पेंच फंसा हुआ बड़ी बुरी तरीके से राजद के लिए है। बगल में बेगूसराय की सीट है, बेगूसराय की सीट पर भी वहाँ पर जो गिरिराज सिंह हैं, वो गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे पिछले 5 वर्षों से ही नहीं बल्कि पिछले 10 वर्षों से लगातार। गिरिराज सिंह अपने बोलने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरे हुए हैं। बिहार से भाजपा से आने वाले शायद वो इकलौते सांसद हैं जिन्हें पूरा देश जानता है, जो कभी किसी को पाकिस्तान भेज देते हैं तो कभी हलाल और झटका मीट के लिए बातें रहती हैं। तो बेगूसराय में उनका ये बोलना जो था ना, ये बोलना कहीं न कहीं इस बार भी काम किया है। हालांकि मैंने कई वीडियो देखा प्रदर्शन जिसमें उनका भारी विरोध हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि सब कुछ करते हुए वोट जो है। मैं आपको वहाँ पर जब हम बछवाड़ा गए थे, तो बछवाड़ा में जाने के बाद एक बड़ी अच्छी बात वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उनका कहना था कि गिरिराज मजबूरी है, मोदी जरूरी है। और यह केवल बछवाड़ा और बेगूसराय या बखरी की बात नहीं थी, बल्कि पूरे बेगूसराय संसदीय सीट क्षेत्र में यही बातें चल रही थी कि वहाँ पे गिरिराज मजबूरी है, मोदी जरूरी है, और संभवतः इसलिए बड़े स्तर पर वोटर बेगूसराय में गोलबंद होते हुए दिखे थे। और बेगूसराय के बाद अगर हम समस्तीपुर में भी चले, और आप तो खुद समस्तीपुर में जाकर के वहाँ सब कुछ देख करके आए समस्तीपुर में, कि कैसे वहाँ पर 2 नए युवा प्रत्याशियों के आने के कारण सब कुछ बदला हुआ परिदृश्य रहा। समस्तीपुर में हम पहले उजियारपुर गए थे, जहाँ मैंने देखा था कि जातियों के आधार पर गोलबंदी थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और यादव मतदाता, चूँकि नित्यानंद राय यादव हैं और उधर कुशवाहा जाति से आलोक मेहता आते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार तो जहाँ कुशवाहा जाति से था, और इधर दूसरी तरफ नित्यानंद राय यादव जाति से हैं। तो मुझे लगता है कि 20% वोट काटने में यादवों का कामयाब हुए जी। ये क्षमता नित्यानंद राय में नहीं रही कि यादव जाति का होते हुए हम यादव जाति का वोट वहाँ ले लें। न उजियारपुर में न समस्तीपुर में। हाँ, कुशवाहा मतदाताओं को लेकर के जो था, अब इनका जो भारतीय जनता पार्टी ने ट्रम्प कार्ड खेला, ये सम्राट चौधरी को कुशवाहा, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। कुशवाहा मतदाता जहाँ जैसा वहाँ वैसा कर रहे हैं, वोटिंग उस हिसाब किताब से अपना वो गिरा रहे हैं, और उसका परिणाम आने वाले समय में दिखेगा। तो वहाँ एक साफ दिखा कि जैसे मैं एक बूथ पर गया जो यादवों का बूथ था, और वहाँ मतदाता ठाकुर, शाह, बिंद, बाकी सब लोग खड़े थे, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट, मुस्लिम भी थे जी, तो बड़ा स्पष्ट तरीके से उन लोगों ने कहा कि भाई कोई देश की बात करे तो आप समझ सकते हैं आसानी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जो अति पिछड़ा का तबका था जिस पे लगातार दावे कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहाँ बड़ा स्पष्ट दिखा कि वो ठोक रहा है। तो ये उजियारपुर में और समस्तीपुर में दोनों और मैं उसके बाद शिवरा गया हूँ, एक जगह है, वैसे निकलते तो अब मेरा संजोग या दुर्योग कह लीजिए कि हमको मुलाकात हुई तो उन्हीं लोगों से हो गई। वो लोग अपना मोदी जिंदाबाद करने लगे। हाँ, एक जगह और गए तो वहाँ तेजस्वी यादव के समर्थक लोग थे, राजद के समर्थक थे, लेकिन कुछ हमें ये इनको दिख रहा है। और दरभंगा में चुनाव स्वयं ललित यादव की छवि ललित यादव पर ही भारी पड़ रही थी। हाँ, देखिए आप एक जरा सा थोड़ा सा हम आपको एक वाकया सुनाना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव जी, कोई प्रत्याशी गाली सुन ले, बात सुन ले मतदाताओं का, भगा रहा है तो भाग जाए, मुड़ी गिरा ले और कोई रिएक्ट कर जाए, तो वो ठाकुर जी में यही चीज़ था। सुन लेते थे, सर जगह विरोध हो रहा है, जेंटलिटी है, कहीं भी बैठ गए, कहीं भी खड़े हो गए, कोई मतलब ये नहीं, तो वो चीज़ें असर करती हैं कि जाने तो जो है सो ठीक है ना। और ब्राह्मण बहुल इलाका है। हाँ, और इनका जो अपना, चूँकि विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं ललित यादव, तो इनका अपना जो कई तरीके का कांड रहा है जी, तो उसका असर मुझे देखने को मिला, लेकिन वोट भी इनको ठोक के मिला है। तो ऐसा नहीं कि गोपाल ठाकुर के लिए बहुत
पैसेज साफ है, पहली वाली बात नहीं है, ये सारे सांसदों के लिए है। दरभंगा में पैसे साफ नहीं है, हाँ। लेकिन उजियारपुर और समस्तीपुर में हम कह सकते हाँ। हैं कि स्थिति बेगूसराय और थोड़ी सी अलग है, और बेगूसराय और मुंगेर भी करीब करीब उसी रास्ते पर चला हुआ है। और 5वें चरण की अगर हम सीटों की बात करें, जो इसका चुनाव कल ही समाप्त हुआ है, तो इस चरण में तो सीतामढ़ी में क्या हो सकता है? सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, थोड़ा सारण की बात कर लीजिए पहले, चूंकि हॉट है। देखिए, जातीय समीकरण जिसका जहां अच्छा से भिड़ गया, सारण में वो चुनाव जीत लेगा, है ना। शहरी मतदाता, कल जो एग्रेशन आप देख रहे थे, जो सवर्ण मतदाता थे आप कह सकते हैं, और रोहिणी आचार्य का वहाँ जाना 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद, वो लोग एग्रेसिव हो गया, और एग्रेसिव का परिणाम हुआ कि सुबह सुबह तक मर्डर हो गया, 2 लोगों की हत्या हो गई, 3 लोगों को गोली मारी गई। हाँ, तो ये कम से कम बेसिक तौर पे ये जो प्रत्याशी है उनको भी समझना चाहिए कि वोट तो गिर ही रहा है, जहाँ सूचना मिलती है तो आप जाइए, लेकिन एग्रेशन जहाँ दिखे तो वहाँ बड़ा विनम्रतापूर्वक शांत करना चाहिए। आओ ऐसे ऐसे, ये किसी प्रत्याशी को शोभा नहीं देता। और मैं जो देख पा रहा था, एक बूथ पर जिस तरीके से हुआ था वहाँ, रोहिणी आचार्य को हुटिंग करके लोगों ने फिर ये किया कि आप जाइए यहाँ से, बाकी वो भी ठीक नहीं था। वो मतदाताओं को भी, प्रशासन को रोकना चाहिए था कि आई हैं, अपना देखेंगी और जाएंगी। लेकिन होता है ना, चुनाव में तो नेता कम आक्रोशित होता है, कार्यकर्ता ज़्यादा आक्रोशित होता है। परिणाम है कि सुबह नेता तो मरे नहीं, कार्यकर्ता दोनों गोली लग गई, मारे गए लोग। अच्छा, अब सवाल है कि सारण का चुनाव बड़ा रोचक हो गया। 3 बार वहाँ से रूढ़ी भी जीत चुके हैं, है ना, और लगातार जीत रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी भी है। रोहिणी चूँकि वो कहते हैं ना, किडनी दी तो लोगों के नज़र में एक अपने पिता को जान बचाई है, हाँ, तो उनका अपना एक छवि अलग तरीके से निकला है। लेकिन इतने दिनों तक वो रही उस फील्ड के अंदर, वहाँ काम की, लोगों के बीच गई, लोगों से बात की, अपनी बातें कहीं। तो ये सवाल है कि वहाँ टफ लड़ाई है सारण में। हाजीपुर में चिराग हैं, तो वहाँ भी जाति आधारित शिवचंद्र राम थे, है ना, जो मोची जाति से आते हैं, और दास हैं, राम, इधर पासवान हैं ये। तो चिराग के वोटर भी कल काफ़ी एग्रेसिव थे, है ना। रामविलास पासवान का वो गढ़ रहा है, रामविलास पासवान ने वहाँ के लिए काम किया। मुझे लगता है चिराग को चिराग जला देना चाहिए। हाँ। और इन सब के बीच में, क्योंकि सामने वाले प्रत्याशी में दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वहाँ तेजस्वी को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और अगर मुजफ्फरपुर में चले जाएं, मुजफ्फरपुर अजय निषाद है। देखिए दिक्कत कहाँ हो रही है प्रदर्शन। अब अजय निषाद जिस पार्टी में जाते हैं, हमारे खुद संवाददाता बता रहे थे कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है एग्रेसिव मोड में, विपक्ष के होते हुए उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ रहे थे। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात कि वो जब जिस मंच पे खड़े होते हैं, तो खड़गे जी बता रहे हैं कि क्या नाम है आपका, मतलब आप कैसे लोगों के बीच में, और भारतीय जनता पार्टी से वो उम्मीदवार थे। विडम्बना देखिए कि अंतर्कलह की राजनीति के वो शिकार हुए, और जिनको उन्होंने 4.5 लाख वोटों से हराया, उसको उम्मीदवार बना दिया भारतीय जनता पार्टी। और 1996 से इस सीट पर अब जयनारायण निषाद और फिर अजय निषाद दोनों पिता का कब्जा रहा है। अब सवाल है कि क्या इतिहास बदलने वाला है वहाँ का, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये राजनारायण नाम है ना, राजनारायण निषाद, राजभूषण निषाद तो टिकट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की अपना संगठन है, अपना जो उसकी चुनाव लड़ने की विशेषता है कि चुनाव जिस दिन खत्म होता है उसके दूसरे दिन से वो चुनावी मोड में आ जाते हैं। तो ये अलग बात है। लेकिन वहाँ मुजफ्फरपुर में अजय निषाद को कांग्रेस ने उतार करके माहौल को बड़ा दिलचस्प बना दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने दिग्गज हैं, बिल्कुल नया चेहरा, चूँकि वो आरक्षित सीट है, तो वहाँ किसको दिया जा सकता था। और मुकेश निषाद का अपना एक उधर वोट बैंक है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। मधुबनी की सीट पे क्या हो सकता है? मधुबनी भी हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे अशोक यादव यहाँ पे, वहाँ चुनाव राष्ट्रवाद बनाम ये था, है ना। अली अशरफ फातमी वहाँ पे, हाँ, वहाँ भी अल्पसंख्यकों की स्थिति ठीक ठाक है।
और चूँकि अशोक हुक्मदेव नारायण यादव के बेटे रहे हैं, तो वहाँ यादवों को कितना टर्नअप कर पाते हैं तो वक्त बताएगा। और हुक्मदेव नारायण यादव की अपनी छवि रही है, वो अलग तरीके से अपनी बात रखते रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक। बेस्ट सांसद का पुरस्कार, हाँ, बेस्ट सांसद का पुरस्कार, और संसद से सड़क तक उन्हीं के बेटे अशोक यादव हैं, जो मतलब कमोबेश उन्हीं की छवि को अपनाना चाहते हैं। लेकिन अब तो उस ज़माने में थे, आज का ज़माना कुछ दूसरा है। फातमी भी 4 बार के लोकसभा सांसद, 4 बार के लोकसभा सांसद हैं। तो वहाँ जातीय समीकरण जिसका फिट बैठ रहा है मधुबनी में, अभी कुछ कहना मुश्किल है, वो चुनाव जो है वो निकाल ले जाए। सीतामढ़ी देवेश जी हैं वहाँ भी भीतरघात काफ़ी है, सीतामढ़ी में भीतरघात काफ़ी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। वहाँ पर दरअसल सुनील कुमार पिंटू पिछली बार सांसद थे, इस बार वो उनको टिकट काट कर वो दिया गया, तो एक सीता सर वो भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन बाद में जदयू में चले गए, और चूँकि वहाँ से कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था तो पिंटू को उतार दिया जदयू ने, और अच्छे मत प्रतिशत से वो जीत गए। अब देवेश चंद्र ठाकुर चूँकि उप सभापति भी हैं, इधर यहाँ सभापति हैं विधान परिषद में, हाँ माफ़ करेंगे, उप सभापति हैं और उनका जो है वो घर है देवेश जी का वहाँ, और मुंबई से लेकर के चुनाव लड़ने और लड़ाने का उनको काफ़ी अनुभव है, और मुकाबले में हाँ सारा वो तरकीब जानते हैं, दांव पेच जानते हैं। अर्जुन राय पुराने सांसद वहाँ रहे हैं, अर्जुन राय नेता रहे हैं, लेकिन एक होता है कि बहुत मतलब ये तौर पे उस तरीके के नेता नहीं रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर हैं, लेकिन लड़ाई है वहाँ। तो 5वें चरण के चुनाव में हम ये कह सकते हैं कि सारण में लड़ाई है, मुजफ्फरपुर में कड़ी लड़ाई है, मुजफ्फरपुर में लड़ाई, मधुबनी में भी कुछ कमोबेश वही स्थिति है। स्थिति है कि यहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण किस आधार पर, राष्ट्रवाद बनाम आदर्श, हाँ इसे अन्य शब्दों में कहें तो सीतामढ़ी में कुछ एज हम दे सकते हैं देवेश चंद्र ठाकुर को, और हाजीपुर में भी एज दिया जा सकता है जी चिराग पासवान, रामविलास पासवान के पुत्र हैं, जो 8 बार वहां से सांसद रहे थे। तो इन तमाम चीज़ों के बीच की जो अब तक के 5 चरण के चुनाव हुए हैं, और बिहार में 24 लोकसभा की सीटों पर चुनाव के बाद अब शेष 16 सीटों पर अगले 2 चरणों में चुनाव होने हैं। अब तक की 24 सीटों पर कहाँ किसको एज मिलता हुआ दिख रहा है, हम बात कर रहे थे अपने वरिष्ठ साथी कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी से, बता रहे थे आपको सारी जानकारी। शेष सीटों की जानकारी भी हम आपको बताएंगे, बने रहने न्यूज़4नेशन के साथ।